गड़बड़। नमस्कार बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल हमसफर एकेडमी पर। ये नया कोर्स आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। इसमें क्या करेंगे, कम से कम समय के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक सीखने की हम लोग कोशिश करेंगे। इस शो का नाम रखा है 15 मिनट शो, जैसा कि आप थंबनेल पर देख पा रहे होंगे। तो हम लोग पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट के बारे में। कार्बोहाइड्रेट में एक टॉपिक उठाएंगे और फटाफट से उसको ख़त्म करेंगे। चलिए तो देखते हैं, कार्बोहाइड्रेट पहले जान लेते हैं, उसके अंदर टॉपिक आज हम लोग पढ़ेंगे ग्लूकोज के बारे में। तो देखिएगा कार्बोहाइड्रेट क्या चीज़ है, सबसे पहले समझते हैं कार्बोहाइड्रेट। बच्चों, जिस तरीके से अपने जीवन को जीने के लिए हम लोगों को जब हम लोग भोजन लेते हैं यानी कि ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो वो ऊर्जा हमें कहाँ कहाँ से मिल सकती है? कार्बोहाइड्रेट से, प्रोटीन से, विटामिन से। ये सब चीज़ें जो हम लोग भोज्य पदार्थों में लेते हैं, उन्हीं का एक मुख्य अवयव है जिसको हम लोग कहते हैं कार्बोहाइड्रेट। नाम से पता चल रहा है कार्बोहाइड्रेट यानी कि दो चीज़ों से मिलकर बना है। पहला आपका कार्बन हो गया, दूसरा आपका हाइड्रेट हो गया। हाइड्रेट माने रसायन में या विज्ञान में हाइड्रेट माने जल होता है, ठीक है। तो यहाँ आपका क्या हो गया, कार्बन, और दूसरा आपका हो गया जल। अगर क्लासिकल डेफिनेशन की बच्चों बात करें, जैसे कार्बोहाइड्रेट लिखा है तो इसको आप क्या कह सकते हैं, यानी हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, यानी कि C और H2O दो चीजें हो गई। इसको आप मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हैं, CxH2O का बाई। ये जर्नल रिप्रेजेंटेशन हो गया। कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं उसको आप कैसे फॉर्मूले में लिख सकते हैं, तो CxH2O के बाई के टर्म में। तो हमें समझ में आया कि नाम से पता चल रहा है कार्बोहाइड्रेट यानी कि कार्बन और हाइड्रेट यानी कि कार्बन और जल दो चीज़ों से मिलकर बना है। बात क्लियर होगी यहाँ तक। CxH2O का बाई यानी कि हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन कहा जा सकता है। क्या है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, तो जितने भी ज़्यादातर अपने सभी भोज्य पदार्थ हैं वो उन सभी में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। अभी हम लोग इस पर और चर्चा करेंगे, कैसे कैसे अलग अलग चीज़ों में, दालों में, टमाटर में, या मटर है, या आपका दूध हो गया जिसको हम लोग पूर्ण आहार मानते हैं, तो क्या क्या ऐसी चीज़ें होती हैं, कौन कौन से कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। कुछ कार्बोहाइड्रेट ऐसे होते हैं जो मीठे होते हैं, कुछ ऐसे हैं जो मीठे नहीं होते हैं। तो CxH2O के बाई पे बात करें तो ये क्या है, अपनी क्लासिकल डेफिनेशन है, पुरानी डेफिनेशन है, जो ये कहती है कि कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बनते हैं। ये भी कहते हैं कि इनमें जल, इनके फॉर्मूले में जो जल का जो रेशियो है यानी कि C और H2O के साथ, वो वही है जो हाइड्रोजन और कार्बन का होता है, यानी कि 2:1 का अनुपात जल उपस्थित होता है। तो हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन में समझिएगा, जैसे कोई एक एग्जाम्पल लिखा है C6H12O6, जिसको हम लोग जनरली क्या कहते हैं, ग्लूकोज। फ्रक्टोज का भी यही होता है। तो आपको इस फॉर्मूले में कैसे लिख सकते हैं, देखिएगा C लिखिए, H2O लिखा। अब C यहाँ कितना है, 6, और H2O में भी कितना लिख दीजिए, 6। तो क्या बन के तैयार हो जाएगा, C6H12O6। लेकिन अच्छा, कुछ अगला एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कोई लिखा है CH2O आपने लिख दिया और हमने दोनों में लगा दिया यहाँ पे 2 और 2, जैसे यहाँ पे 6 और 6 लगाया था। अगर इसको खोल के लिखें तो यहाँ कितने बचे, 2 कार्बन, 3 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन के साथ 1 हाइड्रोजन। तो बन गया 2 कार्बन, देखिएगा 2 दूने 4 हाइड्रोजन, तो 3 और 1 4 और 2। लेकिन ये क्या दिख रहा है, एसिटिक एसिड है। यानी कि ये बात यहाँ पर गलत हो गई कि सभी जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो CxH2O के बाई को फॉलो करते हैं, नहीं। क्योंकि यहाँ आप देख पा रहे हैं कि जैसे ही कार्बन और जो जल है, आपने यहाँ पे 2 और 2 फार्मूला पुट किया, लेकिन यहाँ जो मॉलिक्यूलर फार्मूला निकल कर आया वो एक एसिड है, एसिटिक एसिड है, यानी कि इस पर फॉलो नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अभी तक जो हम पुरानी डेफिनेशंस पढ़ते रहे हैं कि हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन यानी कि कार्बन के जो जलयोजित यौगिक हैं वो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, ऐसा कहना उचित नहीं होगा। जैसे एक और एग्जांपल समझते हैं, जैसे लिखा है C6H12O5, जिसको हम लोग रैमनोज के नाम से जानते हैं। अगर इस शर्करा में अगर आप लिखते हैं तो C6, या कार्बोहाइड्रेट में, तो ये लिखना पड़ेगा आपको C6H2O का 5 इंटू H2, 5 दूने 10 और 2 12 और 5 आपके ऑक्सीजन हो गए। लेकिन ये भी कार्बोहाइड्रेट है, जबकि इस फॉर्मूले को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। जो सेटिस्फाई कर रहा था
वह कार्बोहाइड्रेट नहीं था। यानी कि ये डेफिनेशन प्रॉपर रूप से गलत हो गई। केवल ये कहना उचित नहीं होगा कि हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन को ही कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। तो फिर बात ये आती है कि फिर सही डेफिनेशन क्या है, उस चीज को समझिए। सही डेफिनेशन है आपकी पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। क्या हो सकते हैं? जिनके अंदर CHO ग्रुप प्रेजेंट हो, जिनके अंदर कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट हो, और कैसे होने चाहिए? पॉलीहाइड्रोक्सी, साथ साथ में एक शब्द और लिखिएगा, ऑप्टिकली एक्टिव। तो ये शर्तें होनी चाहिए, ऑप्टिकली एक्टिव हो, पॉलीहाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी माने सिंगल बॉन्ड OH, या तो एल्डिहाइड या कीटोन में से कोई एक ग्रुप प्रेजेंट हो। बात क्लियर? OH भी प्रेजेंट हो और वो ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए। ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए बच्चों हम लोगों ने दो शर्त पढ़ी, क्या? नो एनी टाइप ऑफ सिमेट्री, मॉलिक्यूल के पास किसी भी प्रकार की सिमेट्री नहीं होनी चाहिए, और मस्ट बी कायरल, और कम से कम एक कायरल सेंटर होना चाहिए, और किसी भी प्रकार की सिमेट्री नहीं होनी। एक छोटा सा एग्जांपल समझते हैं। जैसे यहां पर लिखा है आपका CHO, यहां OH लिखा है, और इस पर CH2OH लिखा है। एक से ज्यादा OH प्रेजेंट है। सर ये देखिएगा क्या लिखा है? पॉलीहाइड्रोक्सी। ये सबसे छोटा कार्बोहाइड्रेट आपको बता रहे हैं। और यहां देखिएगा एक ऐसा सेंटर है जो चारों डिफरेंट वैलेंसीज से जुड़ा है, यानी कि ऑप्टिकली एक्टिव भी हो गया। तो इसमें दो से ज्यादा OH, एक से ज्यादा OH अगर प्रेजेंट हो गया तो पॉलीहाइड्रोक्सी बोल दिया। एल्डिहाइड भी प्रेजेंट है, कायरल भी प्रेजेंट है। सर ये इसका नाम है डी ग्लिसरैल्डिहाइड। डी ग्लिसरैल्डिहाइड सबसे छोटा कार्बोहाइड्रेट हो गया। डेफिनेशन से पता चल गया। कैसे पहचानेंगे? ये बात तो पता चल गई कि कार्बन के साथ साथ जल का अणु होना चाहिए। पुरानी डेफिनेशन थी, सब पर वो फॉर्मूला सेटिस्फाई नहीं हो रहा था। फिर इसके लिए हमने क्या किया कि एक अच्छी डेफिनेशन जो निकल के आई, कंक्लूजन से ये निकल के आया कि ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए कार्बोहाइड्रेट होने के लिए, पॉलीहाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट होनी चाहिए, एल्डिहाइड या कीटोन उनमें से कोई एक ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए। इतनी बात क्लियर? तो इससे ये क्या हो गया? ये कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन हम लोग दो तीन तरीके से कर सकते हैं, जिसमें पहला क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलाइसिस, यानी कि जल अपघटन के आधार पर। जल अपघटन के आधार पर पहला है मोनोसैकेराइड्स। ये मोनोसैकेराइड्स क्या है? दोज सैकेराइड्स which cannot further hydrolyzed, जिनको जल अपघटित न किया जा सके। याद रखिएगा, ऐसी सैकेराइड्स, ऐसी शर्कराएं जो जल अपघटित नहीं हो, उनको आप क्या कह देंगे? मोनोसैकेराइड। फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज, मैनोज, गैलेक्टोज, टूलोज, आइडोज, इस प्रकार की सभी शर्कराएं जो है वो मोनोसैकेराइड की कैटेगरी में आती। दूसरा है आपका कहते हैं जिसको ओलिगोसैकेराइड, विच ऐसे लिखिएगा, कम शब्दों में लिख दें, गिव्स, देखिए ऑन हाइड्रोलाइसिस तो लिखा ही है, गिव्स 2 to 10 मोनोसैकेराइड्स ऑन हाइड्रोलाइसिस। जल अपघटन पर 2 से 10 इकाइयां तक दे। ऐसे कोई भी कार्बोहाइड्रेट जिनको जल में तोड़ा जाए तो ऐसी शर्कराएं बने जो जल में ना टूटती हों, ऐसी कितनी? 2 से 10 यूनिट तक दे सकते हैं। अगर 2 टूटती हैं, 2 यूनिट्स आती हैं, तो 2 यूनिट वाले को आप बोलोगे डाई
सैकेराइड। बात क्लियर हुई। अगर 3 यूनिट में टूटती है तो उसका नाम होगा बच्चों ट्राई सैकेराइड्स। 4 में अगर टूटती है तो टेट्रा सैकेराइड्स। इतनी बात सबको समझ आ गई हो। अब आती है पॉली। नाम से पता चलता है पॉली मानी होता है मैनी। गिव्स मोर देन 10 मोनोसैकेराइड्स ऑन हाइड्रोलाइसिस। जो जल अपघटन पर मोनोसैकेराइड की 10 से ज्यादा इकाइयां तक दे, ऐसे को क्या कह दोगे? पॉलीसैकेराइड। एग्जाम्पल है आपका स्टार्च, एग्जाम्पल है आपका सेलुलोज, ग्लाइकोजन, ये सब हो सकता। ठीक है। अच्छा, इसमें स्पेशली आपको डाइसैकेराइड्स पढ़नी है तो डाइसैकेराइड में एग्जाम्पल बता देते हैं आपको। तो क्रोज, लैक्टोज, ये शर्कराएं आपको पढ़नी है। ठीक है, जो डाइसैकेराइड में आती हैं। तो क्रोज हो गई, लैक्टोज हो गई, इनमें स्टार्च, सेलुलोज और ग्लाइकोजन हो गई। अब फर्दर क्लासिफाइड कर लिया है इसको तो 1 बाई 1 पढ़ते हैं मोनोसैकेराइड। तब हम पहुंचेंगे क्योंकि इसी का एग्जाम्पल है ग्लूकोज। आइए, क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोसैकेराइड। तो मोनोसैकेराइड को बच्चों 2 भागों में बांटा गया है। एक है एल्डोज और दूसरी है कीटोज। अगर देखिएगा कार्बन की संख्या के आधार पर हम वर्गीकरण करते हैं इसमें, ध्यान दीजिएगा। अगर 3 कार्बन है, नाम क्या है? एल्डोज लगा हुआ है, तो उसके साथ साथ अगर 3 है तो क्या लगा दोगे? ट्राई एल्डोज। 4 हैं तो टेट्रा एल्डोज। 5 हैं तो पेंटा एल्डोज। और 6 हैं तो हेक्सा एल्डोज। ठीक है। इसी तरीके से अगर आप चलते हैं तो कीटोन पे देखते हैं। अगर कीटोन है तो क्या लिखोगे? ट्राई कीटोज, टेट्रा कीटोज, पेंटा कीटोज और हेक्सा। अब यहां तक ये बात क्लियर हो गई कि जो मोनोसैकेराइड्स हैं अगर CHO ग्रुप रखते हैं तो एल्डोज बोलेंगे, अगर कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है उनके अंदर तो उनको कीटोज बोलोगे। अब हम लोग बात कर रहे हैं कि मोनोसैकेराइड्स जो हैं उनमें एग्जाम्पल आपका आता है ग्लूकोज का। तो ग्लूकोज पढ़ लेते हैं। डी ग्लूकोज। अभी बताएंगे कि इसको डी क्यों बोला जाता है। ये जो स्ट्रक्चर आपके सामने बना है 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, तो ये क्या है? आपका हेक्सोएल्डोज है, यानी कि 6 कार्बन के साथ प्रेजेंट है। इस जहां CHO प्रेजेंट है इसके रेस्पेक्ट में अगर OH अगर दाईं तरफ है तो डी लिखा जाता है। ठीक है, ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा इसलिए इसको कहते हैं डी। बिल्कुल इसी तरीके से इसकी अगर कॉपी अगर यहां पर बना दी जाए तो फिर क्या लिखेंगे? एल। यहीं पर चेंज करते हैं। देखो पहला ध्यान देना कि ऊपर वाला CHO आपका है, दूसरा C के साथ OH, H, OH, H, OH। इस तरीके से ग्रुप आपके प्रेजेंट है। क्या करना है आपको कि ये वाला OH जो है अगर इधर कर दिया जाए, इस साइड अगर कर दिया जाए, ठीक है, लीजिए। अब यहाँ कहाँ था? दाईं तरफ। यहाँ का हो जाएगा लेफ्ट साइड। इसी का नाम क्या हो जाएगा? एल ग्लू। तो इतनी बात समझ में आ गई कि ग्लूकोज जो है वो इसका स्ट्रक्चर ये है, 6 कार्बन का है, एल्डिहाइड युक्त है। कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है इसमें? एल्डिहाइड। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ग्लूकोज के बारे में पढ़ते हैं। ये क्या है? एक मोनोसैकेराइड है। एग्जाम्पल ऑफ मोनोसैकेराइड।
मोनोसैकेराइड का एग्जाम्पल है सर, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C6, पेन से लिखते हैं C6H12O6। फिजिकल स्टेट कैसी है ग्लूकोज की? वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है, वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है। मेल्टिंग पॉइंट की बात करें 146 डिग्री सेल्सियस है। इस पे स्टार बना लो। आपकी यूनिवर्सिटी में जहां ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, ये क्वेश्चन उसमें पूछा गया था कि ग्लूकोज का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है। टेस्ट की अगर बात करें तो स्वीट इन टेस्ट, स्वाद में कैसा है? मीठा है, बट नॉट लाइक कैन शुगर, गन्ने की शक्कर जितना मीठा नहीं है लेकिन मीठा है। क्या कहते हैं इसको? डेक्स्ट्रोरोटेटरी है, इसका नाम है डी ग्लूकोज। अब क्या होता है कि समतल ध्रुवित प्रकाश को, एक ऐसा प्रकाश जो केवल एक ही दिशा में गमन करता है, उसको कहते हैं समतल ध्रुवित प्रकाश। तो ये ऑप्टिकली एक्टिव भी है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन कहती है कि ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन। OH भी कई बार प्रेजेंट है, आपने देखा इसके अंदर। टोटल अगर आप इसके स्ट्रक्चर की अगर आप बात करेंगे तो 1 2 3 4 5 OH प्रेजेंट है, तो पॉलीहाइड्रोक्सी हो गया, एल्डिहाइड भी है, बीच में 4 कायरल सेंटर भी हैं। ये देखिए डिफरेंट टाइप के ग्रुप से जो अटैच्ड हैं, 4 कायरल कार्बन इसके पास प्रेजेंट हो गए। तो यहाँ पूछा भी है कितने कायरल सेंटर हैं सर? 4 कायरल सर कार्बन प्रेजेंट है। कितने टोटल आइसोमर बनेंगे सर? 2 पे पावर n के बराबर बनते हैं, तो 2 पे पावर ये लगा दीजिए, कितने आइसोमर बन जाएंगे? 16 बन जाएंगे। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है। दाईं ओर घुमाता है, इसलिए इस शर्करा का नाम डेक्सट्रोज भी होता है। गन्ने में पाई जाती है, सॉरी अंगूर के रस की शर्करा भी कहलाती है, इसलिए इसको ग्रेप शुगर भी कहते हैं। और इसको मक्के में भी पाई जाती है, इसलिए इसको कॉर्न शुगर भी कहते हैं, कॉर्न शुगर। कॉर्न शुगर। आप देखते हैं कि जिनको शुगर हो जाती है, यूरिन में शुगर आने लगती है, तो वो ग्लूकोज ही होती है, इसलिए इसको ब्लड शुगर भी कहा जाता है। तो भैया आपके सामने 10 पॉइंट लिख गए, फटाफट से याद कर लो 1 मिनट से जल्दी से। कि ग्लूकोज का फॉर्मूला जो है वो क्या है? C6H12O6 है। क्या है? मोनोसैकेराइड का एक एग्जाम्पल है। क्या है सर? इसमें एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है, यानी एक एल्डोहेक्सोस है। एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, C6H12O6 होता है, मोनोसैकेराइड है। फिजिकल स्टेट में बात करें तो सफेद क्रिस्टलीय ठोस है, 146 मेल्टिंग पॉइंट है, स्वाद में मीठा है, लेकिन जितना शक्कर मीठी होती है इतना मीठा नहीं है। स्ट्रक्चर आपने देखा, 4 कायरल कार्बन प्रेजेंट है। टोटल आइसोमर की बात करें तो 2 पे पावर n के बराबर बनते हैं, 2 पे पावर 4 बराबर 16 आइसोमर बनेंगे। क्या क्या कहते हैं? डेक्स्ट्रोरोटेटरी है, इसलिए इसको डेक्स्ट्रोज भी नाम दिया जाता है। अंगूर के रस की शर्करा भी बोली जाती है, इसलिए इसको ग्रेप शुगर कहते हैं। मक्के में पाई जाती है, इसलिए इसको कॉर्न शुगर कहते हैं। ब्लड में पाई जाती है, इसलिए इसको ब्लड शुगर भी कहते हैं। तो आपके सामने ये इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नोट कर लीजिएगा। चलिए इसके बाद साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। अब क्वेश्चन ये है कि अभी तक हमने सीधी एक स्ट्रक्चर अभी बनी हुई देखी थी, जिसको हम लोग फिशर, ये जो फॉर्मूला अभी हम यहाँ बना रहे हैं, ये देखिएगा। तो ये प्रोजेक्शन है जिसमें हमने प्रदर्शित किया है ग्लूकोज को। ये आपका फिशर प्रोजेक्शन है। फिशर प्रोजेक्शन। अब साइक्लिक क्वेश्चन ये है कि साइक्लिक स्ट्रक्चर की क्यों जरूरत पड़ी? ग्लूकोज का ये स्ट्रक्चर तो मेरे पास था, लेकिन क्या जरूरत है कि इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर भी बनेगा? तो इसमें मुख्य 3 बातें हैं जिस वजह से साइक्लिक स्ट्रक्चर हमें बनाने की जरूरत पड़ेगी। ये क्या करता है? जो 3 रिएक्शंस हैं, मुख्य रूप से अमोनिया से अपक्रिया ये नहीं करता है। अगर दूसरी बात करें तो ये सिर्फ जो आपका रिजेंट होता है, जो
एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट की बात करता है, जो गुलाबी रंग देता है, सिफ का टेस्ट भी नहीं देता है, और एक अगली योगात्मक अपक्रिया है जिसको कहते हैं NaHSO3 सोडियम बाइसल्फाइड से, तो ये रिएक्शन भी नहीं देता है। जो ओपन स्ट्रक्चर है वह अमोनिया से क्रिया नहीं दिखाता है, सिर्फ रिएक्शन भी नहीं दिखाता है, NaHSO3 की भी नहीं दिखाता है, इसलिए हमें आवश्यकता पड़ी साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाने की। अब साइक्लिक स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो ये 6 कार्बन की एक बंद श्रृंखला बनी हुई है आपके सामने। 6 कार्बन की श्रृंखला जो ऐसे स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इसको हम बोलेंगे हावर्थ प्रोजेक्शन। तो आप लोग समझिएगा कि जो खुली श्रृंखला ग्लूकोज की बनती है उसको कहते हैं फिशर प्रोजेक्शन, और जो साइक्लिक स्ट्रक्चर बनती है उसको कहते हैं हावर्थ प्रोजेक्शन। हावर्थ प्रोजेक्शन। ये जो 6 कार्बन की श्रृंखला बनी है इसको कहते हैं पायरेनोज। याद रखिएगा क्या कहते हैं? पायरेनोज, PYRANOS, पायरेनोज। अब यही 6 कार्बन इस पर ड्रॉ करने हैं और ये वाला चौथे वाले के साथ जोड़ेगा आके एल्डिहाइड वाला। तो देखिएगा कैसे जोड़ना है आपको। ये लीजिए, इस तरीके से ऊपर नीचे बाकी के सब ग्रुप जोड़ेंगे। यही सेम इसके साथ भी 2 स्ट्रक्चर्स बनेंगी। एक आप इसको अल्फा डी ग्लूको पायरेनोज बोलेंगे, अल्फा डी ग्लूको पायरेनोज, और इस स्ट्रक्चर को बोलोगे बीटा डी ग्लूको पायरेनोज। ठीक है, क्या करना है आपको? बीटा वाले में इसमें OH 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 CH2 इस तरीके से जोड़ना है। बाकी की वैलेंसी पूरी कर दीजिए। ये लीजिए। अब बात करते हैं इस वाले पे, तो इसमें OH आपको यहाँ जोड़ने हैं। पहला वाला आपको लिखना है CH2। अब ध्यान दीजिए, नाम है इसका अल्फा, इसमें ये नीचे की तरफ जुड़ा हुआ है ये वाला, तो इसको क्या बोला गया? बिलो में है। ये बिलो में है, फिर एबव है, फिर बिलो है। अगर बीटा की बात करें तो पहला ऊपर की तरफ है यानी कि एबव है, फिर बिलो है, एबव है, फिर बिलो है। तो ये ट्रिक हो सकती है याद करने की कि जो बीटा स्ट्रक्चर है इसमें जो आपके जो OH ग्रुप प्रेजेंट हैं, पहले एबव बिलो, एबव बिलो, AB टाइप की स्ट्रक्चर बनेगी। ये याद रखना है कि OH कैसे ऊपर नीचे जाएंगे। इसके लिए आप ट्रिक लिख सकते हैं यहाँ पे BBAB। अल्फा है उसमें BBAB लिखनी है, और जिसमें बीटा है उसमें ABAB करके लिखनी है। तो ये आपकी साइक्लिक स्ट्रक्चर हो गई। अगला देखिए, अब कुछ रिएक्शंस फटाफट से पढ़ लेते हैं 2 मिनट के अंदर कि ग्लूकोज जो है वो रिडक्शन पर क्या देता है। ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाए तो आप किस किस के साथ रिडक्शन करा सकते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट LiAlH4 की उपस्थिति में या H2 निकल की उपस्थिति में आप ये रिएक्शन करा सकते हैं हल्की हीट के साथ। H2 जुड़ेगा यहाँ पे, एल्डिहाइड जो है वो एल्कोहल में चेंज हो जाएगा। H एक इसके आगे जोड़नी है, एक इसके पीछे जोड़नी है। बाकी का सब कुछ सेम लिखना है। ऊपर वाला जो है वो आपका CH2OH में चेंज हो जाएगा, बाकी का सचेज जैसा है वैसा ही आपका रहेगा। तो ये चलिए बनाई ही देते हैं। CH2OH OH 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 H OH और ठीक है, बात क्लियर हुई। ये आपका ग्लूकोज था, ये आपका अपचेत हो गया। अब देख रहे हैं सभी पे OH OH प्रेजेंट हो गया, तो इसको कहते हैं सॉर्बिटॉल, या इसको दूसरा नाम भी देते हैं ग्लूसीटॉल, जिसमें सभी पे OH OH प्रेजेंट है, तो सॉर्बिटॉल हो गया। रिएक्शन विथ, ऐसे लिखिएगा, रिएक्शन विथ NaCN इन एसिडिक मीडियम, अम्लीय माध्यम में NaCN से रिएक्शन करें। वही आपका CHO ग्रुप प्रेजेंट है, तो इस CHO को हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं CH डबल बॉन्ड O से। अब जब आप HCN से रिएक्शन कराएंगे तो ये बनेगा आपका H पॉजिटिव CN नेगेटिव। ये नेगेटिव करेगा इस कार्बन पर अटैक, जिससे बॉन्ड टूटेगा और H इस पर आ जाएगी।
1 2 3 4, नीचे सब कुछ ऐसा ही रहेगा। तो जो CH है इसी के साथ आपका CN आ जाएगा, CN लिख दीजिएगा ऐसे, और O के साथ H आ जाएगा। इसका नाम होगा साइनोहाइड्रिन। क्या बना लेगा? साइनोहाइड्रिन। यहां अगर आप ग्लूकोज लेकर चले हो तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ग्लूको साइनोहाइड्रिन। बात क्लियर हुई? अब चेन पर क्या देगा? सार्बिटोल, और HCN के साथ रिएक्शन कराएंगे तो साइनोहाइड्रिन बनाएगा। नेक्स्ट रिएक्शन है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडाइज आपको कराना है 1 2 3 4 CH2OH, ये आपका CHO हो। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से करा रहे हैं, मान लीजिए ब्रोमीन वाटर ले लिया, तो ये क्या करता है? ऑक्सीडाइज करेगा, तो आपका जो CHO है वो COOH में चेंज हो जाएगा। यहां अगर आपका ये आप लेकर चले हैं ग्लूकोज, तो यहां आपका बनेगा ग्लूकोनिक। अगला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हैं, लाइक एज स्ट्रॉन्ग कोई भी एसिड आप ले लीजिएगा, वो आपका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। तो आपका क्या है यहाँ पर? CHO। और नीचे भी क्या था? CH2OH, बाकी के सब कुछ H सेम। तो यहाँ हमने ले लिया, मान लीजिए कंसंट्रेटेड HNO3। ये क्या काम करता है? ध्यान देना, ये CHO को COOH में और CH2OH को भी COOH में चेंज कर देता है। बाकी का बिल्कुल सेम रहेगा जैसा था। यहां बनेगा आपका सैकेरिक एसिड। जब ऊपर नीचे दोनों हो जाते हैं तो उसको क्या कहते हैं? सैकेरिक एसिड। क्योंकि क्लास ज़्यादा लंबी नहीं ले चलेंगे इसलिए केवल पूरा स्ट्रक्चर नहीं बनाया, इतना आप समझ लीजिएगा। रिएक्शन विद हाइड्रोक्सिल एमीन, हाइड्रोक्सिल माने OH और एमीन, ये आपका इससे रिएक्शन करानी ही आपका रिजेंट होगा। चलिएगा, ये आपका CH2OH है, ये आपका CHO है, बीच का भी आपको बताया था वो सेम है पूरा। जब आप हाइड्रोक्सिल एमीन से कराते हैं NH2OH से, तब आपको क्या देखना है कि यहां से O और H2O बना के हट जाएगा। शेष जो बचेगा वो CH डबल बॉन्ड से NOH बचेगा। बाकी की कहानी आपको बिल्कुल पूरी वही बना देनी है जैसे आगे बना। CH2OH प्रेजेंट है, चारों CHOH प्रेजेंट है, CH के साथ डबल बॉन्ड से NOH हो गया। इसका नाम, बने हुए का नाम ग्लूको ऑक्साइम हो जाएगा। एक O यहां से आप खत्म कर सकते हैं, ठीक है। ग्लूको ऑक्साइम, ग्लूकोज से बना है तो ग्लूको ऑक्साइम। चलिए, रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में करा दें अगर इसी के साथ रिएक्शन। ये क्या कराता है? CHO, बीच का बिल्कुल सेम रखना है, नीचे CH2OH है, और रेड P प्लस HI, ये रिड्यूसिंग एजेंट है, अब चेन करा देगा भैया। और ये सीधा सा 1 2 3 4 5 और 6, यानी कि N हेक्सेन, नॉर्मल जो हेक्सेन है आपकी, इसके अंदर आपका चेंज करा देगा। तो ये महत्वपूर्ण क्रिया थी आपकी रिडक्शन ऑक्सीडेशन। अगली बहुत बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है भैया, स्टार लगा लो इस पर, कि एग्जाम में पूछी ही जाती है। फिनाइल, चाहे आपका रिटन पेपर हो चाहे आपका ऑब्जेक्टिव हो, फिनाइल हाइड्रोजन जिसको हम लोग कहते हैं C6H5NH2। ध्यान दीजिएगा, ये आपका ग्लूकोज हो गया, ये पूरा आपको बनाकर लेकर चल रहे हैं क्योंकि ये एग्जाम में जरूर ही पूछी जाएगी, इसलिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो समझ के चलिएगा। NH2 NH C6H लिखना यही बराबर पे है, रिएक्शन के लिए लिख दिया है कि कैसे चलना है। यहाँ से आपका H2 और O बना के हटेगा, तो जो प्रोडक्ट बनेगा CH डबल बॉन्ड से N, फिर NH और उसके बाद C6H5। H सच जो भी है कॉपी कर दीजिएगा बिल्कुल, HOH
OH HCH2। अभी हमने बच्चों क्या लिया है, 1 मोल लिया है C6H5NH2। अब दूसरा फिर से एक बार लेते हैं C6H5NH2। प्रश्न परीक्षा में क्या पूछा जाता है कि जब ग्लूकोज फेनलहाइड्राजीन से रिएक्शन करता है तो क्या बनता है, ओसाजोन का फॉर्मेशन होता है। ग्लूकोज का है तो ग्लूकोसाजोन, फ्रक्टोज का है तो फ्रक्टोसाजोन बनता है। अब यहां से क्या होगा, दूसरे कार्बन से, इस कायरल कार्बन से OH और H जुड़ा हुआ है, तो यहां से NH2 एक H के साथ NH3 बनाकर हटेगा। अगला एक H C6H5NH2 बना के हटेगा, और यहां पर C और O बचेगा, केवल C और CH डबल बॉन्ड से N NH C6H5 अपॉन C। अच्छा, बाकी का H से हम लिख दीजिएगा, CHOH बड़ा नहीं लिख रहे हैं इसलिए थ्राइस कर लिख दी। फिर से नेक्स्ट मोल की बात करते हैं। थर्ड मोल यहां पर लेकर आते हैं C6H5NH2। क्या होगा बच्चों, डबल से N NH C6H5 अपॉन C डबल बॉन्ड से N NH C6H5 अपॉन CHOH का थ्राइस और CH2। ये जो बना है इसका नाम है ओसाजोन। ग्लूकोज से बना है तो ग्लूकोसाजोन। कितने मोल यूज किए हैं आपने, 1 2 और 3 इक्विवेलेंट आपने ग्लूकोसाजोन बनाने के लिए फेनलहाइड्राजीन के यूज किए हैं। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था कार्बोहाइड्रेट के अंदर ग्लूकोज, जो हम लोगों ने शॉर्ट में समझा। आइए 2 मिनट में समराइज कर लेते हैं ग्लूकोज को। चलिए, ग्लूकोज डी ग्लूकोज और एल ग्लूकोज 2 फॉर्म में पाया जाता है। ये आपकी फिशर प्रोजेक्शन कहलाती है। इसके बाद ग्लूकोज को हमने पढ़ा कि जिसमें 6 कार्बन होते हैं तो एल्डोहेक्सोज कहा जाता है। CHO है, एग्जाम्पल ऑफ मोनोसेक्राइड है C6H12O6, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है, मीठा है, शक्कर जितना मीठा नहीं है। मेल्टिंग पॉइंट 146 है। फिशर और हावर्थ 2 प्रोजेक्शन फार्मूला बनाए जाते हैं। 146 मेल्टिंग पॉइंट रखता है। ब्लड शुगर, कैन शुगर, ग्रेप शुगर भी कहते हैं। डेक्स्ट्रो रोटेटरी है तो डेक्सट्रोज भी नाम दिया जाता है। कुछ रिएक्शंस भी पढ़े, उन रिएक्शन में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रिएक्शन है ओसाजोन का फॉर्मेशन। तो ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में फिर एक छोटे टॉपिक के साथ आप सभी के साथ उपस्थित होंगे और इसी छोटे छोटे टॉपिक के साथ अपना सिलेबस कंप्लीट करते हुए चलेंगे। ठीक है बच्चों, तो अगले लेक्चर में फिर से मिलते हैं। आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।